global economy, global GDP, global capex, global earnings. नमस्कार दोस्तों। इंडिया, चाइना, अमेरिका, दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमी 2030 तक होने वाली हैं। इंडिया भी तीसरी पहुंच जाएगी और अगले 20 से 30 साल के लिए दुनिया बदल रही है। पुराने संबंध, पुराने दोस्त बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो रहे हैं। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है INCHAM, INCHAM, इंडिया, चाइना, अमेरिका। अगर मुझे अच्छा इन्वेस्टर बनना है, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन तीनों की डायनेमिक क्या है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और मार्केट्स अगले 20-30 साल इन तीनों के कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, तीनों चीज़ें होने वाली हैं, तीनों से डिसाइड होंगे। और इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है 3 पावर्स 1 फ्यूचर। अध्ययन करने के लिए काफ़ी चीज़ें करूँगा। ऑब्वियसली किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी है, इनफैक्ट मेरी बिटिया जहाँ कॉर्नेल में है उन्हीं के प्रोफेसर हैं। कोशिश करूँगा इनसे पॉडकास्ट करूँ। फिर जो केमिकल इंजीनियर है, उनकी किताब साइकिल्स अगर आपको पढ़ना है, रे डालियो, हर किताब का जिक्र होगा। और एक किताब जो आपको वाकई पढ़नी चाहिए वो है इंजन्स दैट मूव मार्केट्स। पिछले 200 साल तक हर तकनीक जो आई है देश में, विदेश में, कहीं भी, उससे क्या एवोल्यूशन होता है, कितने पैसे बनते हैं, कौन पैसे बनाता है, क्यों बबल बनता है, बहुत ही अच्छी एनालिसिस है, सीखने लायक है। दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा कुछ अच्छे मित्रों के साथ पॉडकास्ट होगा। तो इसमें भी आपको मालूम है कि बहुत लोगों से मैं करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ। और ये इंचम की लॉन्च में पहला पॉडकास्ट है कपिल गुप्ता जी के साथ, जो तीसरी बार आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे। लेकिन ये वाला जो मैंने इनसे वार्तालाप किया है, ये इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन तीनों के जो भी डायनामिक्स हैं इस पे बात करी है। इतिहास क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। तो चलिए, छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, अध्ययन है, एक जर्नी है, एक कारवां शुरू कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। INCHAM, 3 पावर्स 1 फ्यूचर। इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नमस्कार, कपिल गुप्ता जी आज फिर हमारे साथ हैं, तीसरी बार हमारे पॉडकास्ट में हैं। और आप लोगों ने इनको तो बहुत ही पसंद किया है। बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन दार्शनिक भी हैं, स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। और आज जो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और मार्केट्स को लेके जो हो रहा है, कपिल से तो मुझे हर बार बात करनी पड़ती है कि क्या हो रहा है, जो असमंजस है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया अभी रिपोर्ट लिखी थी, पैक्स अमेरिकाना, डॉलर, टैरिफ, जियोपॉलिटिक्स। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। कपिल, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये दुनिया में हो क्या रहा है? No, first of all, thank you, Ajay. So, दुनिया में जो हो रहा है, I think a good way to start is take a step back. ठीक है। We have to understand why Trump or US more generally is doing what they are doing. Solutions pe we can disagree that this is the right solution or not. But the problem, first of all, is there a common ground within US that there is a problem, and what is that? कर क्यों रहे हैं? क्यों कर? क्यों What are इतिहास we क्या है? fixing? What जी are we fixing for? जी If I take a step back, I'll say the American century or American system or dollar system or Pax Americana, whatever, it essentially stood on 3 legs. ठीक है। 3 legs of the system. ठीक है। The first one is US defense arrangements ओके। around the world. ठीक है। चाहे वो एशिया है, कि पूरे Europe. दुनिया की रक्षा। US military, US Navy guarded global peace. There was no distant second. ठीक है। There's no comparison. ठीक है। So it got into alliances across Asia, across Europe, Latin America, so on and so और forth. कुछ So 100-150 बेसेस हैं उनके पूरी दुनिया में, हर नुक्कड़ में। yes, Yes. exactly. So ठीक है। the fact that shipping lines can go through the trading routes without getting hampered is because of US Navy, यस। right? So this is first, defense Yes. arrangements. The second is debt arrangements, in which US government bond was accepted as a reserve asset by the global central banks without अच्छा। backing of gold. Basically, US Treasury bond replaced gold. यस।
as a निक्सन, reserve asset. हाँ So किसी कंट्री के पास अगर सरप्लस डॉलर्स हैं and it is looking to park those dollars somewhere, US Treasury bond was the main and the only. हाँ हाँ, ये नहीं कि मैं पहले सोना खरीद लेता, अब नहीं है, या डॉलर euro या एक्स्ट्रा, Deutsche, हाँ, right, कुछ mainly नहीं, it's US. डॉलर है तो डॉलर के बॉन्ड ही खरीदूंगा, Yes. ठीक है, Now it gave immense borrowing capacity to the United States. कि कितना ही उधार ले लो, Yeah, because the central banks who are investing in US government bonds, they are not investing for return. They are not looking at US balance sheets all this while. They are there for liquidity, safety, rainy day पे जरूरत है ठीक so है, they can get ठीक है, those dollars. ठीक है, The third is that US somewhere promised to keep its borders open for free movement of capital, जी, free movement of labor and free movement of goods. यस, 2% का टैरिफ रेट था. कितना भी कैपिटल लेके आओ, कितना भी लेबर, स्टूडेंट्स, गुड्स, no questions asked. It became the absorber of इंक्लूडिंग सर्विसेज, अपनी including आईटी सर्विस, everything, everything. तो आप कह रहे हैं कि पैसे भी ले आओ, स्टूडेंट्स ले आओ, एजुकेशन दे दूंगा, सामान ले आओ, लोग ले आओ, Yes. सिर्फ बोरिंग लैंडिंग करते रहो. हाँ, लेकिन मुझे उधार देते रहो Yes. कि मैं तुम्हारा सामान खरीदूंगा, Yes. ठीक है, This was Pax Americana, the defense arrangements, the debt arrangements, and the trade arrangements. डिफेंस डेट ट्रेड, Yes. ओके, This is Pax America. समझ गया, Now, this system worked brilliantly well for rest of the world and also very well for US. For example, if you look at Asian model, Chinese, Japanese, Koreans, they took advantage of this model in the sense that because US had infinite borrowing capacity, they ran a vendor financing model that you lend to US at low cost, they will consume, consumer में we will supply our manufactured goods. ठीक बात, So they could generate 15-17% nominal GDP growth rate compounding for 15 years more यस, without having to deteriorate their balance sheet Yes. because US balance sheets were deteriorating. यस, So it worked brilliantly well. These Yes. countries from low per capita income Yeah, reached to yeah, middle yeah. income very rapidly. easily, Japan after World War, Yes. even Korea, Thailand, then Korea China, and then some China, of the smaller absolutely, economies, right? absolutely, Europe also benefited from this because Acha. Europeans, if they don't have to spend 2 to 3% of GDP on defense because Uncle Sam is doing it for them, they can channel it into free education, free health. Social welfare state Europe का basis is US defense arrangement. क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा एंगल दिया, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, Because वेरी नाइस, 2% of GDP. वाह क्या बात है, हाँ। Year after बहुत year होता after है, year बहुत after होता year. है, 30 साल तक 2.5% Yes, ऑलमोस्ट yes. कंपाउंडिंग पे, इट्स अ बिग They were नंबर, running down their क्या military बात है, system. अच्छा, So Europe could do that. They could enjoy those living standards and all that stuff. US also benefited in the sense that US has no roadblock on its balance sheet, no constraint on its balance sheet. It could run very high deficit, not get punished. It could run very high debt, not get punished. सामान नहीं बनाओ तो वो उधार देने तैयार है, Yes. So it could run military bases around the world, play the role of super cop in the global economy. That worked for them. So they shaped the world in its own image, in some sense. It could, more than lip service, I should say, humanitarian. सब कुछ नहीं किया है, किया है, there's no doubt, बिल्कुल बिल्कुल, peace and prosperity was बिल्कुल underwritten by बिल्कुल US. बिल्कुल, absolutely, और दुनिया की इनोवेशन भी किया है, Innovation भी किया. So this is Pax America. ठीक है, It was keeping the world very prosperous and peaceful for a very long period of yes, time. But problem क्या है कि कोई भी human institution है जो humans ने बनाया है, we put this into place to solve a particular problem, but then it tends to create other problems. This is how, Immanuel Kant said that, nothing straight can come out of the crooked timber of humanity. Human beings cannot make a perfect thing. That God can do it. Nothing straight can come out of the crooked timber of humanity. क्या बात है, वाह. Right. So हमारे institutions कुछ चीजें solve करते हैं, कुछ और problem create करते हैं. So and these fault lines begin to develop in this system. Initially, these are not known. Then comes a stage where they become known but ignored. And then there comes a stage where they become known and cannot be ignored anymore. I think US is reaching a stage where there are, at least in my personal view, 4 fault lines which have opened up in the United States, which they have to pay attention to. कौन सी चार Even if Trump goes away. एक तो है यूएस का डीइंडस्ट्रियलाइजेशन.
which is a straight line बिल्कुल from बिल्कुल dollar system. बिल्कुल 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 मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी इतनी बुरी तरह गिरा है Yes, पिछले yes. 30 साल Because your currency is overvalued. 40 साल का हाँ overvaluation है डॉलर हाँ में because it was हाँ artificially propped up by the global central banks. अगर मार्केट्स के हाथ में छोड़ा होता तो डॉलर कभी इतना स्ट्रांग ना हो पाता. Because बट एक चीज बताओ, कोई भी चीज जो भरोसे की चीज होती है वो Yeah. महंगी होती है. yeah, yeah, अगर यूएस डॉलर भरोसे की करेंसी है Correct. कि टाटा का प्रोडक्ट है, हमें दाम देना yes, पड़ता है, राइट? yes, तो अगर ब्रांड है yeah, थोड़ा महंगा रहेगा स्ट्रक्चरली. yes. लेकिन वो ट्रस्ट धीरे धीरे आपकी बैलेंस शीट खराब हो रही है तब भी वो ट्रस्ट टूटा, और खराब हुई तब भी ट्रस्ट नहीं टूटा, और खराब हुई तब भी ट्रस्ट नहीं टूटा. करेक्ट सो जो एडजस्टमेंट का पीरियड था वो बहुत लंबा होता चला गया बिकॉज नॉन मार्केट एजेंट्स वर डूइंग दिस. यस मार्केट्स वुडंट हैव अलाउड दैट. एब्सोल्युटली. सो लेकिन इट्स नॉट दैट कि ट्रम्प ने पहली बार बताया कि यूएस डिंडस्ट्रियलाइज. दैट्स नोन. व्हाट इज न्यू इज कि यूएस का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इज वेकिंग अप टू द फैक्ट दैट इवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड रेयर अर्थ एंड ताइवान व्हिच इज नेक्स्ट डोर चाइना. एब्सोल्युटली. So that's why some of these Trump men are calling deindustrialization as a national security issue for the United States. अच्छा, It has gone beyond economics. कि अगर डिफेंस भी मुझे मेंटेन करना है दुनिया में, उसका सामान भी अब If I have चाइना to से ही fight a war चाहिए. with China, उन्हीं I का am सामान. dependent on China. हाँ. That's stupid. इनफैक्ट एक मैं बहुत ही अच्छी किताब पढ़ा था, आपको मे बी यू हैव रेड, इट्स अ बुक कॉल्ड ब्रेक नेक बाय डैन वॉन्ग. Hmm. कपिल कमाल की किताब Okay. है. वो कहते हैं कि चाइना में 180 शिप्स बन रही हैं अभी, Hmm. यूएस में 5. हाँ. उसने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाते Right, हैं right. यार, कि कुछ चीजें जो दुनिया में हो रही हैं गलत नहीं हो रही. है. So अगर सेकंड चीज देखें आप जो यूएस में हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 40 साल में अजय you look at name any global problem. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है, लैटिन अमेरिकन करेंसी क्राइसिस है, टेररिज्म है, कम्युनिज्म है, जीएफसी है, पेंडेमिक है, यू नेम इट. सॉल्यूशन क्या था वर्ल्ड के पास? यूएस इज देयर, बस बोरो बंच ऑफ मनी बस. एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. यस. सो बिकॉज यूएस वाज द गार्डियन ऑफ ग्लोबल सिस्टम, हाँ. they had to borrow to solve the global problems. Maybe in their own self-interest. I'm not saying that they're doing in public interest. लेकिन ऐसा करते करते debt levels have got very significantly higher. कि अब थोड़ा अंदर आ जाओ. कि आज हाँ. interest burden of the US is now मोर देन डिफेंस, जो आपने Yes, पिछली बार yes. कहा था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So that's second problem हो गई है. And it is happening at a time जहाँ पे foreign central banks are now becoming reluctant to buy their government bonds because they're moving to gold. तो दोनों प्रॉब्लम साथ में, एक तो बैलेंस शीट खराब हो गई है, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ रहा है, और सामने से जो बायर आपकी डेट का वो खरीदना नहीं वो चाहता. खरीदना नहीं चाहता. सो दिस effectively is also a national security issue for United States because you can't fight a war with no borrowing capacity. तीसरी चीज मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज लेस अटेंशन इज पेड टू दिस फैक्ट इज कि इस सिस्टम में यूएस का जो डोमेस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेमोक्रेसी के अंडरनीथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि देयर वुड बी सम रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन यस, रिच एंड प्रॉफिट्स और पुअर वेजेस. एंड प्रॉफिट्स एंड वेजेस. एब्सोल्युटली. और वेजेस के अंदर भी टॉप 1% जो लोग हैं Versus- नीचे के 50% है, बिल्कुल. या फिर माय नेक्स्ट जनरेशन विल बी बेटर ऑफ देन माय क्या जनरेशन, बात है. हाँ. व्हिच इज अ इकोनॉमिक अपवर्ड मोबिलिटी. आई थिंक तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस में ब्रोकन है. प्रॉफिट का शेयर बहुत ज्यादा जा रहा है, वेजेस गिर रहा है. विद इन वेजेस टॉप 10% का वर्सेस बॉटम 50%. बिल्कुल. दे फील द मिडिल क्लास, आप जो कहते हो. सो ऐसी इकोनॉमी में मिडिल क्लास अगर स्टैग्नेंट हो रही है, योर पॉलिटिक्स बिकम आइदर फार लेफ्ट और फार राइट. या. It's a middle class which is a custodian of a reasonable democratic politics, right? So far right, far left आएंगे तो फिर that's how Trump is partly the result of all this. And fourth is to my mind that US को ये लग रहा है कि world is now multipolar. 1990 में आप देखिए 2 events happened. Soviet Union का collapse, which is their military adversary, and Japan का collapse, which was their economic challenger. So 1990 के बाद it was a वर्चस्व. Yes. But now Ukraine war has shown that Russia, China and some of the smaller countries, they are sizable enough now. क्योंकि यूएस ने जब चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिया 2000 में, उससे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, यूएस में बिलीव था कि वी विल कन्वर्ट चाइना इनटू अनदर जापान, which is economically self-sufficient but militarily dependent on the United States. Yes. That
China had no such intentions of doing it. So suddenly you're finding yourself in a situation where आपकी बैलेंस शीट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डोमेस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन है, और वर्ल्ड में मल्टीपोलर पोलर हो रहा है. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. So it's not that Trump has a choice. The urgency in Washington DC is bipartisan. Biden इससे पहले ही चिपसेट लेके आते कि हाँ हाँ just that the style of Biden and style of Trump is different. वेरी डिफरेंट. That's the difference. गोल वही है, ध्येय वही है, लक्ष्य वही है. तो इशू क्या हो गया therefore कि ट्रम्प स्टाइल इज टू पुट टैरिफ्स. नाउ ट्रम्प 1.0 में जब टैरिफ्स लगी तो उसने खाली चाइना पे लगाई थी, पर ही रियलाइज कि चाइना ने सब रीराउट कर दिया, तो अब उसने मल्टीलैटरल टैरिफ लगा दी, ट्रांसशिपमेंट में भी टैरिफ से. और इस बार डॉलर भी 10% गिर गया ऊपर से. तो आप सोचो, मैथमेटिक्स समझो कि अगर 18% टैरिफ है, उसमें से आधा भी पास ऑन होता है कंज्यूमर को, एंड डॉलर 10% गिर चुका है. सो 9% की टैरिफ और 10% का डॉलर फॉल मींस यूएस कंज्यूमर की जो परचेजिंग एबिलिटी है इंपोर्ट्स की, तो 20% कम हो गई. वो तो शेप ऑफ हो गई. यस. इफेक्टिवली अगर मैं इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल बोलूं तो ट्रम्प एंड टीम हैव इंजीनियर्ड और इंजीनियरिंग अ डॉलर डिवैल्यूएशन इन द इकोनॉमी. क्या बात है. इनडायरेक्ट डॉलर डिवैल्यूएशन. सो 40 साल का ओवर वैल्यूएशन ऑफ डॉलर इज बिगिनिंग टू करेक्ट, इज व्हाट हाउ आई सी इट. और जब ये करेक्ट होगा, अगर ये एक बार मार्केट को सेंस आ गई कि डॉलर में लंबा जाना है उसको, कैपिटल फ्लाइट विल स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज कैपिटल विल फॉरवर्ड लुकिंग ऑलवेज. या. सो इकोनॉमी में जो एसेट का ओवर वैल्यूएशन हुआ पड़ा है, रियल एस्टेट में है, या कंजम्पशन का ओवर वैल्यूएशन हुआ पड़ा है, या करंट अकाउंट डेफिसिट, इन पे धीरे धीरे रोका जाएगी ना. कोई इमर्जिंग मार्केट नहीं है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, बट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड. इन अदर वर्ड्स, लेट मी पुट इट दिस वे, कि मार्केट्स फर्स्ट टाइम आर बिगिनिंग टू इंपोज डिसिप्लिन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. एक्सचेंज रेट नीचे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में जा रहे हैं. दीज आर एनफ एविडेंस टू शो. इंटरेस्टिंग. कि क्योंकि मार्केट्स के हाथ में आ गए है यूएस, सेंट्रल बैंक चले गए सीन से, दिख रहा है. हेज फंड्स खरीद रहे हैं अभी तो. तो मार्केट्स तो फिर which is market. Yes, absolutely. बैलेंस शीट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसीलिए तो वहां वो रेट काट रहा है, बॉन्ड यील्ड नहीं गिर रही है ना. बाजार तो कह ही रहा है कि आप गाट लो जितना हेडलाइन, मुझे भाव चाहिए. That's now why this is important, because अगर यूएस का डेफिसिट नैरो हुआ किसी भी वजह से, यूएस कंज्यूमर की डिमांड थोड़ा डोमेस्टिक ओरिएंटेड होगी या डिमांड ही गिर गई, whichever may be the reason, then we have to realize that the next three biggest economy in the world, China, Germany, Japan, are surplus countries. They produce a lot, they can't consume. Yes. So emerging markets were having a peaceful way of last 20-30 years because US was absorbing the surplus of these countries. Now it is refusing to do that. तो कहाँ जाएगा ये surplus? अब देखिए, चाइना का पिछले 6 महीने में टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ है 6% गुड्स का. ठीक है. एक्सपोर्ट टू यूएस इज -25%. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अप 10%. रिस्क इज कि चाइना या तो अपनी कंज्यूमर डिमांड डोमेस्टिक बढ़ाए और अपना माल डोमेस्टिक में भेजे. अगर वो नहीं हो रहा है, then the risk to Asia and other economies is that China will de-industrialize Asia also, Europe also. But Kapil, I can tell you, 2 कंट्री में मैं साइंस देख रहा हूँ. थाईलैंड कार इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है बिकॉज ऑफ चाइनीज कार इंपोर्ट्स. मैं एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मतलब 40-50 लाख गाड़ियां बनाते थे, वो 40 या 50% डाउन है. और दूसरा टेक्सटाइल्स इन इंडोनेशिया, सेम थिंग. एक मैं किसी से मिला था इंडोनेशियन कंपनी से, वो कह रही थी कि चाइना में टेक्सटाइल में डार्क फैक्ट्रीज आ गई हैं, कोई लाइट नहीं है क्योंकि इंसान ही नहीं है अंदर. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारी मशीनें चला रहा है अंधेरे में, एंड दे आर डंपिंग फैब्रिक्स, यार्न एंड टेक्सटाइल्स. तो इंडोनेशिया में 1 मिलियन जॉब लॉसेस में. That's a risk. If US is refused to deindustrialize anymore, wow, it will deindustrialize something else. अगर ऐसा हो रहा है कि या चाइना या तो कहे कि मैं सरप्लस कम कर देता हूँ या कम सामान बनाता हूँ, वो तो होने से रहा. उनके यहाँ रोड पे आ जाएंगे लोग. एग्जैक्टली. ठीक है, सेकंड वाला सोल्यूशन नहीं है. हाँ, या तो सारे देश बोले कि हम अपने कंज्यूमर को फिर से उधार देते हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा है.
लेकिन उसका रिस्क है, चाइना कहेगा थैंक यू वेरी मच, मुझे तो डिमांड की इंतजार थी। हाँ, बट वो चाइना को फायदा होता है, इनको नहीं दैट्स होता व्हाट है। आई एम सेइंग, लीक कर जाएगा करंट अकाउंट से। सोल्यूशन क्या है, कहाँ जाएं? ये तो फिर असमंजस का इशू है। इट्स वेरी पेनफुल। इंडिया को मुझे लगता है इकोनॉमी को कंजम्पशन से प्रोडक्शन में री एंटर करना पड़ेगा। सब्सिडी regime has to shifted from the household sector to the production sector. Lending should be shifted from household and real estate to production sector as subsidy. रेट्स को 200 बेसिस पॉइंट से नीचे रखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को जाने दो, क्या बात है। और एक्सचेंज रेट को अंडर वैल्यूड रखो कम से कम 10-15%। यू रन दिस regime for 5-7 years. सी आई हेट टू से दिस, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है, देखो आईटी सर्विसेज हमारा इंजन रहा है पिछले 30 साल, राइट। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि 250 बिलियन आईटी सर्विसेज की रेवेन्यू है, टीसीएस से लेके ऑल जीसीसी, 125 बिलियन के वेजेस हैं, और 50 लोगों को हम एम्प्लॉय करते हैं। अगर ये एम्प्लॉयमेंट और ये वेज अगर स्टैग्नेट हो गया, इसका मल्टीप्लायर मुझे लगता है 4 से 5 टाइम तो होगा इकोनॉमी में। ऑफ कोर्स इट हैज अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इसलिए हमें क्विकली अगले 3-4 साल में एक नया इंजन चाहिए, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही हो सकता है। तो आप जो कह रहे हो ना कि द इकोनॉमी हैज टू मूव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ इंडिया, यार मैं जितनी बैंक बैलेंस शीट देख रहा हूँ, हर जगह स्लिपेजेस हैं रिटेल लोन में, चाहे आप एनबीएफसी देखो, चाहे बैंक्स देखो, कंज्यूमर लेवरेज्ड है। प्रोड्यूसर्स कैपेक्स ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी बैलेंस शीट्स हैं। दैट्स इट। सो इसीलिए जो टैरिफ का इम्पैक्ट है इंडिया पे, इट विल नॉट ओनली बी द सेक्टर्स विच आर एक्सपोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर यूएस का ट्रेड डेफिसिट नैरो होना शुरू हुआ, सो वाइल यूएस का इन्फ्लेशन थोड़ा हाई होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफ्लेशन का रिस्क आ जाएगा। Because rest of the world में effective capacity of the rest of the world has gone up because US is out, demand is out. और किसी कंट्री के पास बैलेंस शीट नहीं है। आप यूरोप की बात करते हैं कि यूरोप हो सकता है कैपेसिटी स्पेंड करे, बट जर्मनी और फ्रांस में जमीन आसमान का फर्क है। जर्मनी 40 बिलियन से यूरो काटने की कोशिश की फ्रेंच ने, एंड प्राइम मिनिस्टर हैड टू गो। जर्मनी कर सकता है, बट जर्मनी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बट हाँ अकेले कितना कर देगा, एग्जैक्टली। और उसको भी डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होने का रिस्क है, बिकॉज वहां भी ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें सॉल्यूशन है चाइना का कंज्यूमर कम्स बैक। ओके, सी मैं आपको बताता हूँ, 1920s में ब्रिटेन के साथ वही हुआ जो यूएस के साथ आज हो रहा है। सो आप देखिए, ब्रिटेन 1815 में डिफीटेड नेपोलियन, एंड 1914 तक, which is a World War I का, it was the British century. It was the British century, absolutely. Bank of England used to guard the financial markets, and British Navy used to guard the global peace. Yes. लेकिन जब World War I खत्म हुआ, even though Britain was victorious, जीत गया था वो, बैलेंस शीट्स खत्म, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रेज टू द ग्राउंड। So British ability to run the global system was compromised. It became inward looking. और जो new creditor on the block था United States, it was not interested in playing that role. It was very, very isolationist. अच्छा। So चार्ल्स किंडलबर्गर की किताब है वर्ल्ड इन डिप्रेशन, in which he writes कि 15 साल तक ग्लोबल इकोनॉमी में कोई कैप्टन नहीं था। In his words, he says, Bank of England could not, and Federal Reserve would not. Would not, क्या बात है, interesting. And therefore everybody start to play by private interest. And जब हर कोई प्राइवेट इंटरेस्ट खेल रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट वेंट डाउन, खत्म हो जाता है। That's how slowdown turned into Great Depression. यूएस का सरप्लस होने के बावजूद भी टैरिफ लगाई उसने दुनिया पे। बिल्कुल। That's how self interested, राइट। या इसका छोटे स्केल पे हमने यूरोपियन डेट क्राइसिस के टाइम में, जर्मनी बड़ा सरप्लस, जो पिग्स इकोनॉमीज थी, बड़ा डेफिसिट, मार्केट को लगा कि ये नहीं कर पाएंगे तो उनके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर लेके चले, तो उनको डीलेवरेज करना पड़ा फोर्सफुली, लेकिन जर्मनी रिफ्यूज टू लीवर अप। हाँ कि मैं नहीं बिल्कुल। तो रिजल्ट क्या हुआ, यूरो केम टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन देयर इज वन एग्जांपल व्हिच आई डेफिनेटली वांट टू से, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II there were imbalances in the global economy, but they were sorted out in a much better way. So for example, World War II के बाद US was again the largest
क्रेडिटर सब उसने लोन दिए हुए थे सबको ही, क्यों बचा हुआ था, बचा हुआ था। तो एक साइड अटलांटिक ओशन है, एक साइड पैसिफिक ओशन है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया, बस हल्का लेकिन सा। यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड यस, टू द ग्राउंड. So European currencies were falling, inflation running into double digits, manufacturing capacity destroyed, loans खड़े हैं. हाँ, यूएस के पास दो चॉइसेस थी, या तो डूबने दो, डूबने दो, और ये पता था कि डूबने के बाद कुछ देर बाद मैं भी फिर बचूंगा बचूंगा बिकॉज नहीं। किसको बेचूंगा अपना सामान. एंड दूसरा, जोसेफ स्टालिन का कम्युनिस्ट थ्रेट वाज देयर एब्सोल्युटली, बिकॉज कोल्ड वॉर हैड स्टार्टेड. यस, उनका एलाई इमीडिएटली कोल्ड वॉर में शिफ्ट हो गया था. यस, सो दिस टाइम यूएस ने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को और जो डॉलर्स आते थे वो डॉलर्स वापस मार्शल एड प्रोग्राम के थ्रू गए. नेटो बनाया, सिक्योरिटी अलायंसेस, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मार्शल एड प्रोग्राम. अपनी टैरिफ्स को कम किया जर्मन कार्स एंड कि जापानीज तुम कार पे, सो दैट दे कैन बिल्कुल अर्न कि तुम डॉलर्स. मुझे माल दो, मैं तुम ठीक हो जाओ, यस. फिर बाद में करते So हैं। that's how Japan, Germany, यस, एब्सोल्युटली, होल ऑफ यूरोप एंड जापान। that's how the creditor debtor rebalanced. हम्म, अब आज की डेट में creditor is China and debtor is US and coordination हो नहीं रहा है. That's the challenge. लेकिन फिर ये बताइए, अगर यूएस कंज्यूमर थोड़ा तो स्लो होगा, कल ही फेड ने रेट भी काट दी है, Yeah. तो अगर स्लो डाउन होता है, और आप ही की रिपोर्ट में चार्ट है कि हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली गियर्ड टू ग्लोबल इकोनॉमी, सॉल्यूशन क्या है फिर तो स्लो डाउन एविडेंट है। यस, अगर यूएस का ट्रेड डेफिसिट नैरो होना शुरू हो गया, वो कब होगा देखना है, लेकिन जब वो होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम है, ग्रोथ का प्रॉब्लम है. जीएसटी कट थोड़ा बहुत ऑफसेट करेगा उसको, बिल्कुल, बट ग्लोबल ट्रेड, देखिए यूएस का ट्रेड डेफिसिट is the basis on which global trade, global economy, global GDP, global capex, global earnings सब चलते सब हैं, चलता है. वही इंजन है जो Yes, सबको yes. खींच रहा है। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो यूएस कंज्यूमर ने स्पेंड किया और कोई कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर पाया. सो वो एक स्लो डाउन हिट करेगा थ्रू ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन. सो खाली एक्सपोर्ट टू द यूएस स्लो डाउन नहीं होंगे, वो स्लो डाउन भी होंगे जो ग्लोबल ट्रेड के थ्रू आते हैं. अच्छा, प्राइसेस अगर नीचे जाएंगे तो केपेक्स इंटेंशंस भी ऑपरेटिंग लेवरेज वाले सेक्टर्स में यू विल नॉट नहीं सी, आएगा, नहीं आएगा. राइट. तो सो वो चैलेंज है रियली ना. इसके दो काउंटर हो सकते हैं obviously. एक तो फेड बहुत जल्दी क्यू स्टार्ट करें और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का नीचे लेके आए ताकि बाकी कंट्रीज के भी रेट्स नीचे आ सके एज अ ऑफसेट टू द डिफ्लेशन. बट आई थिंक द ट्रू सॉल्यूशन टू माय माइंड इज Chinese who have free rided on the global economy for far too long, they take the burden of boosting their own consumption demand. अगर वो होता है तो रीबैलेंसिंग हो जाएगी. US will get what it wants and China will stop dumping capacity on others because its consumer is back. बट वो करना इतना आसान नहीं. जापान ने बहुत ट्राई किया 1991 के बाद, सेम मॉडल. रियल एस्टेट बस्ट हुआ, उससे पहले अनबैलेंस्ड इकोनॉमी थी, एजिंग पॉपुलेशन थी, डेट टू जीडीपी बहुत हाई था, बिल्कुल चाइना की तरह. इनफैक्ट चाइना वाज रनिंग अ जापानीज मॉडल एज वी सो मेनी टाइम्स डिस्कस. जापान प्रॉपर्ली रीबैलेंस नहीं हो पाया. थोड़ी बहुत रीबैलेंसिंग हुई बट नॉट एनफ फॉर द वर्ल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम इट. सो ये इशू है, इसलिए ग्रोथ का चैलेंज है एक बाहर से जो ग्लोबल इकोनॉमी से आ रहा है. यार अगर ये अचानक सेट हो जाता है तो ठीक है, अगर स्लो डिक्लाइन होगा तो दैट विल बी इवन मोर पेनफुल, स्पेशली फॉर समवन लाइक इंडिया. या बिकॉज दूसरी तरफ से ये एआई जैसी चीज भी आ रही है. जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, वर्किंग एज श्रिंक कर रहा है, वहां उनको तो चाहिए, वहां तो फिर भी ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव डेमोग्राफी वाली कंट्रीज में थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा. राइट. सो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट टफ हो जाता है ग्लोबल साइड से. चाइना वाज वेरी लकी टू हैव एन एनवायरनमेंट जब ग्लोबल वाज वेरी वेरी पीसफुल एंड ग्रोइंग एंड ऑल दैट स्टफ. सो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि किस ग्रोथ मॉडल से आगे चले. देखो, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल से बहुत स्पीड और बहुत देर तक आप नहीं चल सकते, बिकॉज इसमें अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होगा, और स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आप लेबर फोर्स को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, जो जो यंग पॉपुलेशन है. इंडिया को अपना मॉडल फ्रॉम कंज्यूमर इकोनॉमी बैक टू प्रोड्यूसर इकोनॉमी करना पड़ेगा. नाउ मैं मानता हूं कि कंपीट करना चाइना से आसान नहीं है, बट अगर हम कंजम्पशन करते रहे तो चाइनीज गुड्स मोर एंड मोर विल फाइंड वे इनटू इंडिया.
सो कहीं ना कहीं व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कुछ टाइम के लिए वी हैव टू रन लिटिल हाई प्रेशर इकोनॉमी विच इज, देखो, अभी तक हम लो प्रेशर इकोनॉमी रन कर रहे थे जिसमें कि स्टेबिलिटी पे बहुत अच्छी इकोनॉमी, बैलेंस शीट्स पे बहुत अच्छी है, लेकिन डिमांड पे लो है। कि फिजिकल डेंसिटी ठीक ठाक रहे, क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक या रहे, इन भले ही थोड़ा डिमांड कम रहे, कम कोई रहे। दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी चाहिए। यस, ओके। मुझे लगता है कि इससे क्या हो गया, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर्स का सारी एंकरिंग आरओई और बैलेंस शीट पे हो गई है, फ्री यस। कैश फ्लो चाहिए। इसको वापस आपको स्केल पे री एंकरिंग करनी है, उसके लिए 2-3 ईयर पीरियड के लिए यू नीड टू रन अ हाई प्रेशर इकोनॉमी जिसमें रेवेन्यू की कंपाउंडिंग कॉर्पोरेट्स की इतनी हो कि कॉर्पोरेट्स को ये डर लगे कि अगर अब केपेक्स नहीं किया तो मार्केट शेयर लॉस हो सकता है, और अगर मार्केट शेयर लॉस हुआ तो आपका मार्केट कैप में प्रॉब्लम। तो इन्वेस्टर का भी एंकरिंग फ्रॉम आरओई टू मार्केट शेयर एंड स्केल पे शिफ्ट होगा वापस, जो पहले कभी हुआ करता था। चाइना का तो पूरा मॉडल ही वही है। यस, चाइना तो पूरा मार्जिनल कॉस्ट पे है, यस, हम आरओसी पे हैं। यस, दैट्स द इशू। उन्हें क्या है कि 100 रुपए लगा के 5 रुपए बने बहुत हैं, हाँ, हमें 2 रुपए लगा के 5 रुपए बनाने हैं। यस, दैट्स द राइट। इशू। अगर आपको कम पैसे लगा के ज्यादा बनाने तो आप ट्रेड ही कर सकते हैं यस, ना, किसी का माल लिया किसी का बेचा, बट स्ट्रक्चरली फिर आपकी लग जाती है यस, इकोनॉमी। स्केल नहीं आ पाता, यस। जबकि स्केल व्हेन यू नीड द स्केल एंड मोस्ट। स्केल के लिए यू नीड टू बी एबल टू पुट अ लॉट ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ या पीपल, मार्जिनल कॉस्ट पे बेचो, लेकिन इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। क्योंकि अब देखिए, हमने एक बार लिखा था ग्रोथ ट्रिलेमा हाँ। कि ये- कि 3 चीजें चाहिए कंट्री को, किसी भी कंट्री को। एक मैक्रो स्टेबिलिटी चाहिए, वो नॉन निगोशिएबल फॉर द गवर्नमेंट। यस। एक आरओई चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे कह देते हैं, वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस। और एक स्केल चाहिए जो यंग पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन इशू ये है अजय कि यू कैन हैव ओनली 2 आउट ऑफ 3, दिस इज अ ट्रिलेमा। चॉइस आपकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना ने चूज किया मैक्रो स्टेबिलिटी एंड स्केल, यस। तो आरओई को एट जाने द दिया। कॉस्ट ऑफ द सेवर। हाँ, आरओई जाने दिया। इंडिया अभी मैक्रो स्टेबिलिटी विच इज अ गुड थिंग, यस। और आरओई पे कॉर्पोरेट फोकस्ड है, तो इसमें क्या जाने दे रहे हैं हम, स्केल। यूएस को, यूएस बीइंग यूएस, उसको तीनों चीजें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, स्केल भी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैक्रो स्टेबिलिटी का इशू है, अगर डॉलर को रिजर्व करेंसी बना दें तो मैक्रो स्टेबिलिटी इज टेकन केयर। इमर्जिंग मार्केट वो नहीं कर सकती। यूएस रिजर्व करेंसी है, टैलेंट का नेट इमिग्रेशन है, बेस्ट टैलेंट वर्ल्ड का यूएस वहीं में जाता है। वहीं जाता है। सो दे हैव द बैलेंस शीट कैपेसिटी एंड दे हैव द टैलेंट। इमर्जिंग मार्केट के लिए मुश्किल है, बहुत लो पर कैपिटा इनकम पे आप बहुत कम इनोवेशन कर पाते हो। ऑल यू नीड टू डू फॉर प्रोडक्टिविटी इज कि एग्रीकल्चर से लेबर निकल के एक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, उससे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत इनोवेशन करने की, एप्पल गूगल बनाने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए स्केल चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप हाउस होल्ड के भरोसे चलाओगे इकॉनमी, तो इशू क्या होगा कि हाउस होल्ड को डेट लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर कॉर्पोरेट अपनी बैलेंस शीट पकड़ के बैठा है, गवर्नमेंट को भी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है फ्रॉम मैक्रो स्टेबिलिटी रीजन, और एक्सपोर्ट समाव दुनिया में वैसे ही वीक है, तो हाउस होल्ड की इनकम डायनेमिक वीक रहेगी, बिकॉज यहीं से इनकम आती है हाउस होल्ड की। तो फिर उधार लेके घर तो चलाएगा। उधार, हाँ, बट उधार लेके खर्चे में कई और प्रॉब्लम्स हैं फिर। दिख रहा है। फिर दूसरा ये हो जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यू बिगिन टू सी कि भाई अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है लेकिन हाउस होल्ड ग्रो कर रहा है, तो आपका वायबिलिटी ऑफ दोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिकॉज द लुक्रेटिव कस्टमर ऑफ एनी पावर प्रोजेक्ट और रेलवेज और समथिंग इज इंडस्ट्री, नॉट हाउस होल्ड। एब्सोल्युटली। सो जो आपका लुक्रेटिव कस्टमर है, अगर उसकी स्पीड स्लो है, तो फिर आपकी कॉस्ट टू इनकम, ये सब चीजें ठीक से हो नहीं पाती, तो फिर आपकी एबिलिटी टू रीइन्वेस्ट गेट्स हैम्पर्ड। सो वो इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि इंडिया थोड़ा मैक्रो स्टेबिलिटी को रिलैक्स करके ग्रोथ पे फोकस करे, प्रोडक्शन साइड से। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, रिस्क क्या है ग्रोथ में, रिस्क होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बहुत खराब ना हो जाए, ठीक है। विच इज अ यस। फेयर यस। कंसर्न। आज इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5-0.3% ऑफ जीडीपी था, ठीक है। हाई हमने देखा है 4% का। तो ठीक मैं है। नहीं कह रहा 4% पे जाओ, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि 0.5 ही क्यों चाहिए। अगर आप बीच का पाथ लेते हैं, 2% करंट अकाउंट डेफिसिट करने की आप मान लें,
वो फंड भी हो जाएगा बिकॉज आप ग्रोथ शो करोगे। तो आपको सडनली 1.5% ऑफ जीडीपी की कैपेसिटी आ गई टू ग्रो फास्टर। माई पॉइंट इज मिडिल ग्राउंड। आप कोर इन्फ्लेशन इतना नीचे रन कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर रन करो ताकि इकोनॉमी की रीएंकरिंग वापस हाउस होल्ड सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर पे हो। अगर आप प्राइस नहीं दिखाओगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वेस्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा, कहीं करेगा, और हम नॉमिनल खाते हैं, यस। राइट? सो एंड सी, थ्रू आउट माई चाइल्डहुड और वॉट एवर लास्ट 30 रियल। साल से 12-13% नॉमिनल ग्रोथ होता यस। था, एंड कॉर्पोरेट्स, लेवरेज, एवरीथिंग इज अराउंड नॉमिनल, नॉमिनल, टैक्स नॉमिनल, everything nominal. Yes, 8-9% nominal is not good for Yeah, India. So we don't want very high inflation, Yeah. but yes, as you said, 100-150 basis point थोड़ा ज्यादा कोई क्योंकि बात नहीं है. गवर्नमेंट हैज डन हार्ड वर्क इन फिक्सिंग दिस बैलेंस शीट्स। Beautifully done. तो इस मींस आपके पास एक कैपेसिटी आ गई है, तो थोड़ा फास्ट भागने की, तो भागो। Yes, देर ना हो जाए. हाँ, सो उसमें इट्स हाई टाइम दैट वी कंपाउंड अ लिटिल फास्टर देन 8-9%। मेरे हिसाब से 11-12% की चाहिए, कंपाउंडिंग अगर चाहिए, होगी, चाहिए. उसके लिए आपको थोड़ा रिजर्व बैंक को रिलैक्स करने की जरूरत है, मुझे लगता है। आई थिंक जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है वो ग्रोथ कंस्ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉर्पोरेट्स फेस WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो आरबीआई की इक्वेशन से बाहर जा चुका है, राइट? वो सीपीआई को देख के बनाते हैं। अब सीपीआई में 45% फूड वेट है, जिसको आप फोरकास्ट भी नहीं कर सकते और रेपो रेट से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी हैज टू सफर फॉर दैट, Yes. राइट? सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वी हैव टू री एंकर द इकोनॉमी, कॉर्पोरेट बैक टू स्केल, गवर्नमेंट बैक टू लिटिल डिमांड मैनेजमेंट, मे बी ऑन केपेक्स साइड। सब फ्री बीज देने की जरूरत नहीं है, राइट? इनफैक्ट अगर बहुत कंजम्पशन स्टिमुलस देंगे तो रिस्क है कि इट माइट लीक थ्रू करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज चाइनीज आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स, Yeah. बिकॉज यूएस मार्केट इज क्लोज फॉर देम। See, सरकार ने कोशिश तो करी है. PLI is यस, towards that. या मुझे लगता है इसमें एक्सचेंज रेट को भी हम अगर अंडर वैल्यूड रखें, सो एक प्रोटेक्टिव लेयर इकोनॉमी के बाहर आ जाती है, राइट? जो जैसे हमने बात की, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स। Yes, वो तो कर ही रहा है. इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। Yes. सो आप देखिए यूएस इकोनॉमी ओवर नेक्स्ट 5 years, इफ दे परसिस्ट विद सच पॉलिसीज, धीरे धीरे इट विल टर्न इनटू प्रोड्यूसर इकोनॉमी। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल को वो शर्ट्स एंड लेदर गुड्स बनाना शुरू नहीं, कर जरूरत नहीं दें, है. बट कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, गाड़ियां बना सकते हैं, Yes. EVs बना सकते ईवीज हैं, बना सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं. रिफाइनिंग और रेयर अर्थ कर सकते हैं। Yes. दे कैन डू दैट। Yes, yes. दर्जी नहीं बनने वाले हैं. उनको जरूरत भी नहीं, करेक्ट, एट द मार्जिन ही चीजें चेंज करने की। करेक्ट. सो वो एक सोल्यूशन हो सकता है तुम्हारे। और दूसरा ये भी होता है कि अगर बहुत देर तक हम लो डिमांड पे कंपाउंड करते हैं, सो वो गुड्स विच ले द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जैसे केपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किलिंग है, एजुकेशन है, माइग्रेशन है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लेबर प्रोडक्टिविटी, इनमें अगर स्पीड नहीं है तो फिर आगे की ग्रोथ भी, अगर कॉर्पोरेट सफर करती और है. 5 साल केपेक्स नहीं करेगा तो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। या नहीं, ये जो आपने केपेक्स करने की बात करी या फ्यूचर ग्रोथ वर्सेस टुडेज रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करी, एक ही एग्जांपल है. इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया है. मुझे नहीं मालूम कपिल सही है या गलत है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उनका डिसीजन, श्योर. बट 10 साल बाद आई विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन अगेन कि आज जो इन्फोसिस ने बायबैक किया है, वो आज की शेयर प्राइस और आज की रिटर्न ऑन कैपिटल को बचाने के लिए वर्सेस फ्यूचर सर्वाइवल, क्या ये ट्रेड ऑफ है या नहीं? क्योंकि बिल्कुल सही पूरी बात। दुनिया आज AI में इन्वेस्ट कर रही है. और मैं सीधा एग्जांपल देता हूं, इंटेल वर्सेस एनवीडिया. 2010-15 साल पहले एनवीडिया मार्केट कैप 80 बिलियन, नहीं सॉरी, एनवीडिया 10 बिलियन, इंटेल 250 बिलियन था. इंटेल आज 80 है, ये 4 ट्रिलियन है. 12 साल तक इंटेल का जो वर्चस्व था, दे वर बाइंग बैक शेयर्स. शेयर काउंट आई थिंक वेंट डाउन बाय 20%, अ लार्ज नंबर. और देख लो क्या हुआ है. क्यों? शेयर प्राइस चाहिए, Yes. अभी का EPS हाई चाहिए, अभी के ROC चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सर्वाइवल. ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि वी नीड टू पुट केपेक्स, we need to invest in products, we need to invest in R&D, we need to invest in factories Yeah. for scale. Yeah. Right?
नहीं तो वही लो रिटर्न, लो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, लो ही रह रहा है। हाँ, फिर वो gainfully to absorb everybody into the labor force will become little challenging, especially when you have China like country which is threatening to now look for other markets. एब्सोल्युटली। ये जो किताब की मैं आपको बता रहा हूँ, एक कमाल की इंसाइट मुझे मिली। पहला चैप्टर है उस किताब में, कपिल, इज ऑन लीडरशिप। वो कहते हैं कि पिछले 15 प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हुए हैं उसमें 2 इंजीनियर थे, बाकी सारे लॉयर्स थे मोस्टली। चाइना की पूरी पॉलिट ब्यूरो, एवरीवन इज इंजीनियर, Engineer, yeah. इंक्लूडिंग शी जो केमिकल Yeah, इंजीनियर है। yes, yes. इंजीनियर का मतलब ये चीजें बनाना, लॉयर का मतलब ही है प्रोसेस, पुख्ता है कि नहीं, ये Correct. है कि नहीं, वो है कि नहीं। और वो इंजीनियरिंग माइंडसेट पिछले 30 साल से चल रहा है, इनफैक्ट 1978 से, डेन जियाओपिंग के टाइम से ही चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल तो अगर आपके लीडर्स इंजीनियर हैं, वो बनाने वाले हैं। Yeah. अगर आपके लॉयर हैं, आप समझ सकते हो क्या होता है। No, that's true because चाइना ऐसा नहीं है कि चाइना ने भी हाउस होल्ड्स की इनकम को सप्रेस किया है, बट उन्होंने कॉर्पोरेट की को जो सब्सिडी दी एज अ रिजल्ट, वो शेयर होल्डर्स में नहीं जाने दी। नहीं जानी थी। नहीं, बट देखो, इफ यू लास्ट 10 साल छोड़ दो आप, 1978 से आपने सेविंग्स रेट सप्रेस रखी। 2% मिलता था सेविंग इंटरेस्ट, राइट, यस, सेविंग इंटरेस्ट। वही चीज आप कॉर्पोरेट को लो रेट में देते थे, ऑब्वियसली तो प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनी एट द कॉस्ट ऑफ द सेवर। यस और इसीलिए चाइना वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यस बट द But not वर्स्ट the स्टॉक मार्केट। not the stock market. वो चॉइस वो choice चाइना ने ली थी। यस, वो ट्रेड ऑफ थोड़े बहुत लेने पड़ेंगे। हमें भी एट सम पॉइंट लेना पड़ेगा। Yeah. एक फायदा जो मुझे भारत का लग रहा है कि आपके वैल्यूएशन महंगे हैं। हम्म, अगर आपका वैल्यूएशन महंगा है, आपका डाइल्यूशन कम होगा ना नई फैक्ट्री लगाने के Yeah, लिए। yeah. लगाइए ना, Yeah. बिल्कुल राइट। सस्ता के हाँ, सस्ता कैपिटल मिल रहा है Yeah, ना। अगर लोन नहीं लेना है, आप इक्विटी रेज करो। yes. नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, आपने काफी सोचने पे मुझे वापस से मजबूर कर दिया है Thank you. कि नहीं, डिलेमा है, असमंजस है। हम भी पोर्टफोलियो में डील कर रहे हैं अभी। होपफुली किक ऑफ आ जाएगा। और आई थिंक 1 साल का स्लो डाउन लगता है मुझे थोड़ा, हम्म बट आई थिंक उसके बाद इफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक स्टार्ट टू कट इंटरेस्ट रेट, मुझे लगता है आरबीआई भी और रेट काटेंगे एंड ऑल दैट, थोड़ा मोमेंटम इकोनॉमी विल शो बैक अगेन। Just as momentum, I feel that we should be more on the production and capex side rather than consumption and leverage side. बहुत अच्छे कपिल, Thank you एज very यूजुअल, much. Thank you. सुपर्ब डिस्कशन। Thank you very थैंक यू। much.